नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। ईवीएम का विरोध करने के लिए मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने वहां 500 उम्मीदवार उतारने का घोषणा कर दी है। कल हमने दिग्विजय सिंह जी से बात की और उनका साफ कहना था कि अब ये लोग जिद कर रहे हैं कि ईवीएम को नहीं हटाएंगे, वो चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। अब हम 500 उम्मीदवार इसलिए उतार रहे हैं ताकि चुनाव बैलेट पेपर से हो सकें। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने कल हमसे क्या कहा, पहले वो सुनवाता हूँ, फिर मैं आपको इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि ये आसान चीज़ नहीं है। आप सोचिए कि यदि 500 उम्मीदवार होंगे तो कैसा बैलेट पेपर होगा, किस तरह का बॉक्स बनाना पड़ेगा, मतगणना किस तरह से होगी, कितना समय लगेगा। इन तमाम सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। देश के पूर्व मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त रहे हैं ओपी रावत साहब, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले मैं ये सुनवा दूं कि कल दिग्विजय सिंह जी ने सबकी खबर से बातचीत करते हुए क्या कहा। राय साहब, आपने ये कहा कि 384 यदि यहाँ खड़े होते हैं तो उस स्थिति में बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। पूरी उम्मीद है कि राजगढ़ में 384 उम्मीदवार होंगे। लड़ाई हमारी ईवीएम के खिलाफ है और अब इन्होंने ये मन बना लिया है यार, हठ पैदा कर दी है कि हम ईवीएम से चुनाव कराएंगे। तो उसके लिए नियम बनाया कि 384 कैंडिडेट होंगे तब तक ईवीएम का चुनाव होगा और 384 ज़्यादा कैंडिडेट हुए तो फिर बैलेट पेपर से कराएंगे। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा लोगों ने आकर कहा कि साहब आप तो लड़ो चुनाव, हम 500 फॉर्म भरवाएंगे। तो राजगढ़ से भरे जा रहे हैं, चालू होने दीजिए 12 तारीख से, तैयारी पूरी है। क्योंकि प्रयास भूपेश बघेल ने भी किया था, वो सफल नहीं हो पाए। ठीक, उनको समय कम मिल पाया, मेरे पास समय मिल गया। तो आपने सुना, दिग्विजय सिंह जी का साफ कहना है कि हमारे पास पर्याप्त टाइम है, 12 तारीख का इंतजार करिए। 12 के बाद आप देखिएगा कि राजगढ़ में 500 उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी है। हमारे साथ में देश के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत साहब हैं, उनसे समझते हैं। रावत साहब, आपका स्वागत है। आपने सुना दिग्विजय सिंह जी जिस तरह से घोषणा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के बड़े पुराने नेता हैं और बड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं। वो ये कह रहे हैं कि हम 500 लोग उतारेंगे। यदि 500 लोग उतरते हैं तो चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या वास्तव में बहुत बड़ा बॉक्स बनाना पड़ेगा? कितने पेज होंगे उसमें? ढूंढने में दिक्कत आएगी? और जो वोट डालने जाएगा उसको टाइम कितना लगेगा? इन तमाम सारे मुद्दों पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं। सबसे पहले यही कि क्या ये पॉसिबल है कि एक सीट से 500 लोग चुनाव में उतरें? क्यों नहीं, ये तो डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है। जनता जैसा चाहेगी वैसा करना पड़ेगा। अगर 500 लोग खड़े हो जाते हैं और उनके नामांकन वैध पाए जाते हैं तो 500 के लिए चुनाव होगा। नहीं, चुनाव हो जाएगा, लेकिन चुनाव कितने दिन? चुनाव की एक प्रक्रिया है, सुबह 7 से 5 बजे तक। लेकिन यदि 500 उम्मीदवार होंगे तो एक प्रत्याशी को वोट डालने, एक वोटर को वोट डालने में टाइम कितना लगेगा? तो क्या उसके लिए टाइम बढ़ाया जा सकता है? ऐसा कोई कानून में है क्या? ये तो है, जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन जो लोग भी शाम को निर्धारित समय के उसमें आ जाते हैं, उन सबको चिट बांट दी जाती है और उन सबको कहा जाता है कि आपका अपने नंबर पर वोट डालने का वो होगा, चाहे जितने बच जाएं। तो इसलिए उन सबका वोट सुरक्षित है, वोट डाल सकेंगे। टाइम ज़रूर लगेगा। दूसरे प्रक्रिया प्रशासनिक भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर 500 लोग होते हैं तो कम से कम 30 पेज का तो बैलेट होगा। फिर उतना मोटा बैलेट डालने के लिए छोटा बैलेट बॉक्स काम नहीं आएगा, बड़ा बैलेट बॉक्स बनवाना होगा जो ट्रंक के नुमा होगा। फिर उनको निकालना, उनको रखना, इन सब चीज़ों में इलेक्शन कमीशन को सुधार करना होगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि लोकतंत्र में भरोसा पूरी तरह कायम करने के लिए ये अच्छा प्रयोग होगा। अगर ये कायम रहें और इसको करवाएं तो उनका भरोसा ईवीएम में 10 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन व्यवहारिक परेशानियां क्या आएंगी? देखिए, ये आपका कहना सही है कि लोकतंत्र में भरोसे के लिए वो ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं कि ये चुनाव आयोग खुद तय कर दे कि वो हर राज्य में 4-4, 5-5 सीटों पर बैलेट से करा दे, यदि भरोसा ही कराना है तो। इसकी क्या जरूरत है कि आप ऐसा मौका दे रहे हैं कि 500 लोग आएंगे और फॉर्म भरेंगे? और सबसे बड़ी बात है, निर्वाचन कराने वाला जो जिलाधीश रहते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्हें व्यवहारिक क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो ये नहीं करा सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का पूरा विश्वास है कि हमारा इक्विपमेंट जो है पूरी तरह विश्वसनीय है, कोई हैक नहीं कर सकता। और ये पूरे विश्व के राजनयिकों को दिल्ली में बुलाकर उन्हें दिखाया जा चुका है कि ये पोलिंग स्टेशन है, आप अपने बेस्ट एक्सपर्ट को ला करके दिखा दीजिए। वो सब फेल हो गए और सबने माना कि इंडिया का ये इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है।
तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन तो ये नहीं कराएगा, और जिसको कराना है वो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कितने भी लोग खड़े हो सकते हैं, कितने भी लोगों को आप चुनाव लड़वा सकते हैं, वो करिए और उसके आधार पर आपको विश्वास हो जाएगा कि ईवीएम में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जब इतने ज़्यादा कैंडिडेट खड़े होंगे तो वहाँ के लोकल जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, इन सबको नई चीज़ें लानी पड़ेंगी, बड़े बैलेट बॉक्स लाने पड़ेंगे, काउंटिंग टेबल डिफरेंट होगी, पूरा काउंटिंग हॉल भी डिफरेंट होगा, स्ट्रॉन्ग रूम डिफरेंट होगा, कई पोलिंग स्टेशन डिफरेंट होंगे, क्योंकि आप देखते होंगे कई पोलिंग स्टेशन में जो जगह होती है ईवीएम रखने की वो बहुत छोटी होती है। अब क्या है कि वहाँ तो छोटा सा बूथ बनेगा जहाँ वो टिक करेगा, फिर जो बैलेट बॉक्स रखने की जगह होगी बहुत बड़ी रखनी होगी, क्योंकि वो बक्से नुमा उधर रखना होगा, तो जगह भी कम पड़ सकती है और जो पोलिंग स्टेशन है वो बदलने पड़ सकते हैं। ये सब समस्याएं उनको आएंगी। काउंटिंग के समय भी टाइम ज़्यादा लगेगा, पोलिंग के समय भी टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 30 पन्ने पलट के देखना अपनी लोकप्रियता वाला कैंडिडेट ढूंढने, फिर उसको टिक करने में, फिर उसे फोल्ड करने में और उसको डालने में, इसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन इसमें किसी का भी वोट जाया नहीं होगा। जो लोग भी मतदान केंद्र पर आ जाएंगे उन सबको वोट डलाने की पूरी जिम्मेदारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की है, पोलिंग ऑफिसर्स की है, और वो उन सबको वोट डालने देंगे। जो लास्ट आवर में आएंगे उन सबको चिट बांट देंगे कि भाई ये लोग सब आ गए थे एंड टाइम तक, इनकी ये चिट बट गई, ये सब रात में 9-10 बजे तक भी वोट डाल सकते हैं, तो चलता रहेगा। लेकिन क्या पोलिंग बूथ बढ़ाने पड़ सकते हैं? क्योंकि अभी लगभग एक पोलिंग बूथ पे 700-800 तक वोटिंग होती है। अब ऐसे समय में जब उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, 3 मिनट की बजाय उसको 10 मिनट भी लग सकते हैं, 8 मिनट भी लग सकते हैं। ऐसे में जो पोलिंग विधानसभा वाइज जो भी जिले में पोलिंग बूथ की संख्या लगभग दुगनी तिगनी करनी पड़ सकती है। नहीं, अब ये समय नहीं है कि पोलिंग बूथ चेंज कर दें, क्योंकि जो अंतिम प्रकाशन हो गया है उसमें पोलिंग बूथ वाइज ही होता है, तो इसलिए अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब तो उसी पोलिंग स्टेशन में करना पड़ेगा। अगर जगह कम पड़ रही है तो कोई हिकमत अमली से जगह बढ़ानी पड़ेगी, ताकि बड़ा बैलेट बॉक्स एकोमोडेट हो जाए और सबके बैठने की जगह रहे, सारे पोलिंग ऑफिसर्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट, और वोटर के आने जाने के लिए रास्ता भी पूरा बना रहे, और जो वेब कैमरा लगाया जाता है ऊपर उसके लिए भी व्यवस्था बनी रहे। तो बस उतना व्यवस्था करनी होगी। आप चूँकि आप लंबे समय तक वो रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, आपको क्या लगता है यदि 500 उम्मीदवार होंगे और बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो इसकी मतगणना में कितना टाइम लगेगा? इसमें भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए 500 कैंडिडेट के 500 खाने बनाने होंगे, तो उसकी कितनी बड़ी टेबल होगी, बल्कि एक हॉल की एक टेबल होगी, तो बहुत बड़ा मतगणना स्थल बनेगा। फिर उसमें पहले होता है कि भाई जिस कैंडिडेट के जितने उसके खाने में डाल दो वो बैलेट, तब फिर कैंडिडेट वाइज काउंटिंग करो, फिर उसके बाद उसकी शीट बनाओ, तो ये सब काम में टाइम बहुत लगेगा और काफ़ी काउंटिंग ऑफिसर्स भी लगेंगे, और ये सब वहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर को अपना क्रिएटिव इमेजिनेशन उपयोग करके इसको उन्हें करवाना पड़ेगा। मान लीजिए 3 या 4 दिन लगे काउंटिंग में, तो हम जो उम्मीद कर रहे हैं कि 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे, तो कुछ सीटों का तो आ जाएंगे, लेकिन कई सीटें बची रह जाएंगी। जो नोटिफिकेशन होता है लास्ट में कि ये सांसद बन गए, सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो वो भी 4-5 दिन लेट हो सकती है, या केवल इनको रोक के आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जा सकती है? नहीं, वैसे इलेक्शन कमीशन को अधिकार है कि वो बढ़ा सकता है इलेक्शन पूरे होने की तिथि को, लेकिन इसमें करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि वो रिटर्निंग ऑफिसर और जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दे देंगे कि इस तरह से आप काउंटिंग की व्यवस्था करो कि जिससे एक दिन में ही पूरी हो जाए। टेबल बढ़ा दो ताकि कम राउंड हो, और एक हॉल में एक ही टेबल रखो जिससे कि वो हो जाए। इसमें कैंडिडेट्स को भी परेशानी होगी, क्योंकि उनको काउंटिंग एजेंट इतने कहाँ से मिलेंगे। हाँ, वो सब बहुत दिक्कतें उन लोगों को होंगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन मशीनरी अपनी सारी दिक्कतों का निराकरण करके इसको बिल्कुल संपन्न करा लेगी, और उनके लिए एक बहुत बड़ा स्टेक ये है कि इसके बाद तो भरोसा करेंगे आप ईवीएम में। रावत साहब, आपको तो पता है कि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, वीवीपैट की गिनती का मामला, और उस पर नोटिस भी जारी हो गए हैं। क्या ये संभव है कि अब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है कि अब सारे वीवीपैट की गिनती की जाए? ये अभी आदेश आ सकता है, संभावना है क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट
क्या निर्देश देगा, क्या निर्णय करेगा, ये मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, ना मुझे कोई चुनाव प्रक्रिया के बीच में आ सकता है क्या? मैं सिर्फ इस बात पे है कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है देश में, ऐसे में बीच में सुप्रीम कोर्ट क्या इस तरह के डायरेक्शन दे सकता है एज पर रूल? वो तो संविधान में ही लिखा है कि नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट निकलने तक कोई भी कोर्ट दखल नहीं दे सकता। तो उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया है और चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद एक्सेप्ट किया है इसको। तो जो चलता रहेगा, उसका निर्णय हो सकता है चुनाव प्रक्रिया के बाद हो। ये सब कहा नहीं जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए माननीय है और हमें उनका सारा सम्मान करते हुए उनका हर आदेश शिरोधार्य करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप तो ओपी रावत साहब देश के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं और उनने आज तमाम सारी चीज़ों को स्पष्ट किया है। अच्छा, ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, अभी रावत साहब से व्यक्तिगत चर्चा में ही पता चला कि महाराष्ट्र में भी इस तरह की घोषणाएं समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं कि वहाँ भी लोग तैयारी कर रहे हैं और वहाँ तो ईवीएम विरोधी एक मोर्चा बन गया है। वो मोर्चा तैयारी कर रहा है नागपुर और नागपुर के आसपास कुछ सीटों पर 384 से ज़्यादा प्रत्याशी। और जैसा कि अभी चुनाव आयोग ने भी बताया, हमने अखबारों में भी पढ़ा है, 384 यदि प्रत्याशी ज़्यादा हैं 384 से, तो फिर ईवीएम से वोटिंग नहीं हो सकती है। उसके बाद आपको बैलेट पेपर से ही करानी पड़ेगी। और जो लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, जिन्हें ईवीएम पर शक है, वो इस प्रयास में लग गए हैं कि 384 से ज़्यादा उम्मीदवार हों। राजगढ़ में खुद दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कही है कि वो 500 प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं। एक बात और, यदि रावत साहब अनुमति दें, एक प्रत्याशी व्यक्तिगत घोषणा करते हैं कि हम 500 से ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये जो पैसा जमा होगा क्या वो उनके खाते में जाएगा या व्यक्तिगत जाएगा? जो सिक्योरिटी मनी जमा होगी, कहीं ऐसा नहीं हो कि इसमें एक नया उलझन आ जाए? ये तो उनको सोचना होगा क्योंकि उनने घोषणा की है। पैसा कहाँ से आता है, उसका ट्रेल कहाँ है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं इन्वॉल्व है। इस तरह के सारे मुद्दे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज देखेंगी क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगेगा। अगर 500 उम्मीदवार खड़े होते हैं तो 1.25 करोड़ रुपए लगेगा और ये सब जब्त होना है क्योंकि इन लोगों को इतने वोट नहीं मिलेंगे कि अपनी जमानत बचा सकें। प्रचार ही नहीं कर पाएंगे ये, इसलिए इनकी तो जमानत जब्त होगी। तो ये 1.25 करोड़ रुपए जहाँ आएगा तो ये जांच एजेंसियों के पास होगा कि भाई देखें कि कैसे आया, कहाँ से आया, किसने किया। अगर वो साबित होता है कि कैंडिडेट ने ही करवाया है तो कैंडिडेट के खर्चे में डाला जाएगा, आपने अपने लिए करवाया है ये। और यदि घोषणा दिग्विजय सिंह जी ने खुद की है या जो प्रत्याशी है वो घोषणा कर रहे हैं कि हम 500 लोग उतार रहे हैं, अब ये देखिए प्रूव करना जांच एजेंसियों का काम है। वो कैसे कर सकती हैं, क्या कितना प्रूव कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकती हैं, उस पर निर्भर करेगा। घोषणा तो हुई है ऐसा आपने बताया, लेकिन पैसा उन कैंडिडेट्स का किसने जमा किया, कहाँ से आया, ये सब मनी ट्रेल वगैरह देखनी पड़ेंगी, तभी कुछ किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा छूट गया था कि जो पैसा जमा होगा सिक्योरिटी का, उस पैसे की मनी ट्रेल भी चेक होगी। हो सकता है इसमें कुछ एजेंसियों के भी कान खड़े हों। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा ने सबकी खबर से बात की। दिग्विजय सिंह जी ने ये घोषणा की है कि राजगढ़ में 500 प्रत्याशियों को खड़ा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम बार बार मांग कर रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव ना कराए जाएं, हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, इसलिए कि बैलेट पेपर से चुनाव हो सके उन्होंने 500 उम्मीदवार खड़ा करने का निर्णय लिया है। और आप जानते हैं 500 उम्मीदवार यदि खड़े होते हैं तो चुनाव परिणाम मतलब मतगणना ही 8-10 दिन चलेगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये हार की हताशा है और उम्र की निराशा है। ये तय हो गया है कि अब वो कैसे चुनाव को उलझाएं जिससे हार का वो नहीं देखना पड़े उन्हें। और दिग्विजय सिंह जी कुछ भी कर लें, उनका हारना तय हो गया है। वो लोगों के बीच जा रहे हैं तो जो उनको इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं उससे स्पष्ट हो गया कि वो हार रहे हैं, इसलिए चुनाव को रुकवाना, उलझाना, भटकाना, इसी दिशा में सोच उनका पहले दिन से चल रहा है। तो ये मुद्दा बड़ा उलझ गया है इस समय। अब देखना होगा, क्योंकि ये घोषणा तो दिग्विजय सिंह के पहले भूपेश बघेल ने भी की थी, लेकिन भूपेश बघेल ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। हालांकि दिग्विजय सिंह का कहना है कि भूपेश बघेल के पास टाइम नहीं था, हमारे पास टाइम है, हम 12 तारीख के बाद बताएंगे कि हम कितने उम्मीदवारों को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने दावा किया कि 500 उम्मीदवार हमारे खड़े होंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।